हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है आज के लिए। तो हमारा एक पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड आया है, गुड डाइवोर्स से रिलेटेड। तो गुड डाइवोर्स की बात की गई है कि बिना किसी एक होता नहीं है कि मन के या बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाए बिना एक गुड डाइवोर्स को इनिशिएट किया जाए। जो अपनी मैरिज में हैप्पी नहीं है उसको लेकर के यहाँ पे बात हुई है गुड डाइवोर्स की। इसमें आर्टिकल 142 सब क्लॉज 1 की बात की गई है, जिसमें कंप्लीट जस्टिस है इन एनी कॉज और मैटर को लेके, जिसमें एक डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि ग्रांट किया गया है डाइवोर्स के लिए, जिसमें एक म्यूचुअल कंसेंट से कपल जो हैं वो जो भी बिटर मैरिजेस में हैं, जिनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, वो म्यूचुअल कंसेंट से मतलब एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करके म्यूचुअल अपने मर्जी से वो डाइवोर्स ले सकते हैं। स्पेयर कपल्स agony and misery of waiting 6 to 18 month under section 13B of हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो जैसे इस तरीके से होता था कि वेट करना पड़ता था उनको 6 to 18 मंथ्स, लोकल जो कोर्ट्स होते हैं उसके चक्कर मारने पड़ते थे इतने ज़्यादा, जब उनको चाहिए क्या बोलते हैं डाइवोर्स चाहिए, तो वो सब चीज़ों को ईजी बनाया जा सके, इसके लिए एक गुड डाइवोर्स की बात करी गई है। ठीक है, तो बस ये हमको इतना छोटा सा था, इसको जानना था। नेक्स्ट हमारा है इंडियाज टेक टैरिफ से रिलेटेड। तो इसमें जो पैनल है WTO के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया ने वायलेट किया है आर्टिकल 2 जो है गैट का फुल फॉर्म सबको पता होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो उसका वायलेशन किया है इंडिया ने, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इंडियाज टैरिफ ब्रीच इट्स गुड शेड्यूल। इंडिया ने जो उल्लंघन किया है अपने टैरिफ का जो गुड शेड्यूल को लेके, क्योंकि मोबाइल से रिलेटेड उन्होंने बोला है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में, कि उन्होंने टैरिफ जो है इंक्रीज़ की है, जो सर्टन एक लिमिट सेट की गई है उससे ज़्यादा टैरिफ वो इम्पोज़ किया है। तो WTO एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। ठीक है, देखो जब भी किसी चीज़ से किसी जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आएगा तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जाननी होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी कह सकते हैं इसके। और ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, ये तो जो डिस्प्यूट वगैरह होते हैं उसको भी सेटल करती है। अब यहाँ पे देखो, एक HSN की बात की गई है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये क्या होता है? ये एक कैटलॉग इसमें होता है, जो भी ट्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं उनका स्पेसिफिक नेम और नंबर्स दिए होते हैं HSN में, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब ही होता है कि नाम देना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो HSN सिस्टम होता है उसमें वो रेगुलरली जब अपडेट करते रहते हैं, ठीक है, जो भी न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबसे रिलेटेड, तो उसको ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। ओके, अब इसमें बात ये जो इंडिया को बताया जा रहा है कि उसने गुड शेड्यूल का जो है ब्रीच किया है, उल्लंघन किया है। तो अब इसमें एक चीज़ और जानने की बात है, ITA एग्रीमेंट की बात की गई है। इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया ने ज्वाइन किया 1997 में और अडॉप्ट इसको किया था 1996 में। ये जो ITA है वो एक एग्रीमेंट है जिसमें क्या करते हैं, जिसके थ्रू सेलेक्ट किया जाता है WTO मेंबर कंट्रीज़ को, जो कि अग्री करते हैं कि वो एलिमिनेट करेंगे ड्यूटीज़ ऑन IT प्रोडक्ट। ठीक है, तो उल्लंघन इसलिए हुआ क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स में वो हो रहा है IT प्रोडक्ट पे ड्यूटीज़ ना लगे, इसके लिए ये एग्रीमेंट है ITA एग्रीमेंट। ठीक है, पर वो इंडिया कह रही है कि वो इस एम्बेट में नहीं आता, ITA में वो अपनी जो भी आर्ग्यूमेंट है वो कर रही है। तो बस हमको कुछ चीज़ें जो जाननी थी, HSN क्या होता है, किस चीज़ के उल्लंघन की बात करी गई है, आर्टिकल 2 जो है गैट का, उसके उल्लंघन की बात यहाँ पे की जा रही है। और ITA एग्रीमेंट क्या है, इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था, उसमें किस बारे में बात की गई है कि WTO जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो अग्री करते हैं कि वो एलिमिनेट करेंगे ड्यूटीज़ जो IT प्रोडक्ट की होगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई। गिग वर्कर से रिलेटेड आया है, जो ब्लिंकिट ऐप है ना, जो बोलते हैं कि आप कुछ भी ऑर्डर करो आपको बहुत ही कम टाइम में आपके घर पे पहुंच जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। तो गिग वर्कर की बात की जा रही है, ब्लिंकिट के कॉन्टेक्स्ट में आया है, पर हमको यहाँ पे गिग वर्कर जाना है। ये इकोनॉमी का है, GS पेपर 3 का। गिग वर्कर क्या है, ये वर्कर होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आते हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है उस एम्बिट से ये बाहर आते हैं, उसमें नहीं इंक्लूड होते ये। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020।
जिसमें उन्होंने गिग वर्कर को बताया कि वो आते हैं विद इन एम्बिट ऑफ लेबर लॉ। फर्स्ट टाइम ये चीज़ बताई गई 2020 में, ठीक है। अब सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 सब क्लास 35 कोड का, वो कहता है गिग वर्कर को डिफाइन इसने किया है, ठीक है। तो अगर ये हो कि गिग वर्कर डिफाइन हुआ है कि नहीं, तो हाँ ये डिफाइन हुआ है सेक्शन 2 सब क्लास 35 जो कोड है। और वो कौन सा कोड है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में। तो उसमें कहा गया है गिग वर्कर डिफाइन अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट इन वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न फ्रॉम एक्टिविटीज़। तो वो अर्न कर रहा है एक्टिविटीज़ से, वो परफॉर्म कर रहा है वर्क में, पार्टिसिपेट कर रहा है वर्क अरेंजमेंट में। और इसमें कहा जा रहा है आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। पर ये गिग वर्कर को डिफाइन किया गया कि वो आउटसाइड है, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है उस एम्बिट से उसमें नहीं आता, पर वो ऐसा जो एम्प्लॉय है वो होता है वर्क और पार्टिसिपेट करता है वर्क अरेंजमेंट में और अर्न करता है एक्टिविटीज़ के थ्रू। ये जो कोड है, ठीक है, कौन सा कोड की बात यहाँ पे की जा रही है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें कहा जा रहा है कि ये मंडेट करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा टू अवेल बेनिफिट्स एंड रिस्क, मतलब जो भी बेनिफिट्स वगैरह है वो भी। और एक बात और कही गई है कि हाँ इनको पीएफ वगैरह भी देने चाहिए। तो आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या रूल रेगुलेशन बनते हैं या कोई वो और भी प्रोविज़न लाते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। डी डॉलराइजेशन की बात की गई है। डी डॉलराइजेशन जो है वो क्या होता है? ये होता है रिप्लेसमेंट ऑफ यूएस डॉलर। मतलब डी डॉलराइजेशन की बात, ये डी डॉलराइजेशन टर्म अगर आपको समझना है, मतलब इसका कहा जा रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ यूएस डॉलर। डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर है उसका डी डॉलराइजेशन करना, रिप्लेस करना बाय अदर करेंसीज एज ग्लोबल रिजर्व करेंसी। किसी और करेंसी से उसको रिप्लेस करना, और उस करेंसी को जिस करेंसी से हम रिप्लेस कर रहे हैं उसको एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाना। मतलब रिप्लेस करना यूएस डॉलर को अदर करेंसी से एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। अब जो ये रिजर्व है, रिजर्व करेंसी क्या होती है ये जानेंगे, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है ना ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में उसको बनाना, जो भी करेंसी वो चाहते हैं रिप्लेस करना डॉलर से। तो इसमें कहा जा रहा है जो ये रिजर्व करेंसी है वो क्या होती है? एनी करेंसी दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। मतलब कोई भी करेंसी है जो यूज़ की जा रही है वाइडली, मतलब ज़्यादा स्तर पर यूज़ हो रही है, मतलब ज़्यादा यूज़ की जा रही है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए। और इसमें कहा जा रहा है एंड कॉमनली हेल्ड एज अ रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक, और इसको सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको एज अ रिजर्व के रूप में कंसिडर किया गया है और वाइडली यूज़ हो रहा है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में। तो ये आएगा रिजर्व करेंसी के रूप में इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी जो डी डॉलराइजेशन से भी रिलेटेड कि रिप्लेसमेंट ऑफ यूएस डॉलर की बात की, क्योंकि यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा अभी डोमिनेट है, बहुत ज़्यादा असर पर यूज़ हो रहा है। जैसे अगर किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री है वो किसी भी दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रही है, ट्रेड करना चाहती है, तो वो मोस्टली प्रिफर करते हैं यूएस डॉलर को, ठीक है। अगर वो अपनी कंट्री में नहीं पेमेंट ले रहे हैं, अपनी करेंसी में नहीं पेमेंट ले रहे हैं, मतलब जो उनकी कंट्री की करेंसी है, तो वो यूएस डॉलर में ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक तरीके से जो यूएस का डोमिनेशन है, यूएस डॉलर का डोमिनेशन है, नॉट यूएस का, यूएस डॉलर का डोमिनेशन है वो देखा जाता है। तो इसीलिए रिप्लेसमेंट ऑफ द यूएस डॉलर को ही डी डॉलराइजेशन कहा गया है। और आजकल बहुत ज़्यादा इस टर्म को यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, वो अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखनी है। और एक बार हमारा आया था ना ट्रेड इन रुपी, कि रुपी में ट्रेड को हम बढ़ावा दे रहे हैं, कि हम अपनी करेंसी में जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं। ये हर कंट्री करना चाहती है, ठीक है, क्योंकि अब वो अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसकी सुप्रीमेसी को बढ़ाना चाहती है, इसलिए। तो ये थी चीज़ें जो आज के लिए हमको डिस्कस करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।